प्रिय छात्रों, हम आपको इस वीडियो में एक नया चैप्टर समझाने जा रहे हैं और उससे परीक्षा में प्रश्न 100% हमेशा आते ही रहते हैं। यदि आपने यह चैप्टर समझ लिया, पूरी केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पर नाचेगी। कोई भी किताब हो आपकी उंगलियों पर डांस करेगी यदि आपने ये चैप्टर समझ लिया तो। और आप हमारे वीडियो देखोगे तो ऐसी कोई भी किताब नहीं बचेगी, कंपटीशन वाली कोई भी किताब नहीं बचेगी कि उसके आंसर आप निकाल ना पाओ, क्योंकि हम इस तरीके से समझाते हैं कि आपको प्रश्न के आंसर याद रहते। किताबों में सब लिखा हुआ है, टीचर्स आपको पढ़ाते ही हैं, लेकिन बात क्या होती है जब पेपर देने जाते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता क्या पढ़ा था, सोचते रहते हो। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हमने यहां लिख दिया आवर्त सारणी। अब जो शब्द लिखा उसको पढ़ने में क्या समस्या है? आवर्त सारणी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। टेबल माने सारणी। अब आवर्त का मतलब क्या होता है? तो बाएं से दाएं तरफ, प्रिय छात्रों, बाएं से दाएं तरफ इस तरीके की आपकी केमिस्ट्री में सारणी देखने को मिलेगी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्व रखे गए हैं। तो उसमें जो बाएं से दाएं तरफ जो लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक। और बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती हैं, इस तरीके से आपको लाइनें देखने को मिलेंगी। तो ऊपर से नीचे की ओर मेरे बच्चों जो लाइनें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बच्चों समूह कहते हैं। इनको हम वर्ग नाम से भी पुकारते हैं, इनको हम ग्रुप नाम से भी पुकारते हैं। तो क्या समझा? ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती हैं, कभी किताब में मिलेगा फलाना फलाना समूह, कभी वर्ग लिखा मिलेगा, कभी ग्रुप लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि क्या वर्ग क्या ग्रुप। तो एक ही नाम है, तीनों का एक ही अर्थ है। और बाएं से दाएं तरफ जो क्षैतिज लाइनें हैं, इस तरीके से कोई लाइनें होती हैं, उन्हें क्षैतिज बोलते हैं। और यह जो लाइनें हैं इन्हें हम ऊर्ध्वाधर लाइनें कहते हैं। तो बाएं से दाएं तरफ जो क्षैतिज लाइनें होती हैं इनको हम आवर्त कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी काम करते हैं तो बिना आवश्यकता के हम रुचि पूर्वक नहीं करते हैं। तो देखिए, यदि आपके मेरे बच्चों कोई दुकान है, क्या है? दुकान है। एक अलमारी है, उसमें हमने देखिए इतने उसमें खन बना दिए, ऐसे हमने खन बना दिए। अभी अपन थोड़ा सा ही समझेंगे। अगर थोड़ा सा समझ लिया आपने तो पूरी केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पर नाचने वाली है। तो आप क्या करोगे? यदि आपके पास नहाने वाले साबुन हैं, कैसे साबुन हैं? नहाने वाले, तो आप पूरी जो है इस लाइन में रख दोगे। तो माने जो समूह होते हैं, जो वर्ग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, एक जैसे रासायनिक गुण वाले तत्व रखे जाते हैं एक समूह में। अगर उनका एक जैसा गुण है तो एक लाइन में वो रख देते हैं। इसको ऐसे समझो कि आपके स्कूल में सेक्शन होते हैं इस प्रकार से, ए बी सी डी ऐसे होते हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं, हो सकता है उनका सेक्शन ए बना दिया, जो कम होशियार उनका बी बना दिया। तो उनको अपन एक तरीके से सेक्शन मान सकते हैं। अब आपने यहाँ पर बिस्किट रख दी। क्या रख दी? बिस्कुट रख दी। तो आप इसी लाइन में रखोगे। अब इसमें दूसरी ब्रांड की हो सकती है, इसमें दूसरे ब्रांड की, छोटे वाले पड़ा हो सकते हैं, बड़े वाले पड़ा हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो माने तत्वों का अध्ययन करने के लिए उनको एक सारणी में व्यवस्थित किया गया, जिस सारणी को बनाने में कई वैज्ञानिकों ने अपना जीवन लगा दिया।
अब इसके बाद जो अपन समझने वाले हैं कि सबसे पहले किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया आवर्त सारणी के बारे में। आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, उसमें 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आप तुरंत समझ गए कि इस तरीके की 7 लाइनें होंगी उसमें और इस तरीके की 18 लाइनें होंगी जो आधुनिक आवर्त सारणी है। ट्रिक से पूरा बताएंगे, चिंता मत करें। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, यहाँ एक और बना दो, 118 तत्व हैं, कोई नहीं बताएगा। तो सब कुछ हम आपको ट्रिक से बताएंगे, प्रश्न में ही आंसर निकालेंगे। जितना बता रहा है उतना करते जाओ, बाकी आप हम पे छोड़ दो। तो आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे प्राउट। तो प्राउट संबंधित हैं आवर्त सारणी से। फिर प्राउट के बाद हम बात करते हैं डॉबे राइनर। ठीक, अब ये तो हम लिख भी रहे, अगर हम लिखें भी नहीं तब भी आपको याद होगा ट्रिक्स से। तो लिख नहीं रहे हम, देखो ट्रिक्स से याद कराएंगे। एक वैज्ञानिक थे प्राउट, प्राउट के बाद आए थे डॉबे राइनर, प्राउट के बाद आए थे डॉबे राइनर, फिर आए थे न्यूलैंड, फिर आए थे मॉसले, और फिर आए थे मेंडलीव, और फिर आए थे आपके मॉसले। कैसे याद रखोगे? तो देखो बच्चों, किसी चीज़ की, ऐसे आप बाज़ार जाते हो तो आप कपड़े लेने गए, तो आपने कपड़ा लिया डेनिम। कौन सा कपड़ा लिया आपने? डेनिम कपड़ा लिया। जो पैंट होते हैं डेनिम बहुत चलते हैं। तो आपने प्राइस पूछी कि भाई साहब हो, ये जो पैंट है डेनिम का कितने का है? तो पी से अपन ने याद कर लिया बच्चों प्राउट, डे माने डॉबे राइनर, नी न्यूलैंड, माँ मेंडलीव, और लास्ट में है मॉसले। तो इनको तो आप विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो इन लोगों का संबंध किससे है? आवर्त सारणी से इनका संबंध है, माने आवर्त सारणी पर इन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। अब बात आती किसने क्या कहा। 5-5 पन्ने भरे इनके ऊपर, तो चिंता नहीं करनी है। डॉबे राइनर पर बच्चों प्रश्न बनता है कि त्रिक नियम किसने दिया था? जो त्रिक नियम दिया था वो डॉबे राइनर ने दिया था। इन्होंने 3-3 का समूह बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि और ध्यान दो आप कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी वैज्ञानिक हो गए हैं, सभी ने जो आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु भार पर बनाई, माने तत्वों की परमाणु भार के आधार पर परमाणुओं को व्यवस्थित किया इन लोगों ने। प्राउट, डॉबे राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। तो परीक्षा में आता ही है। डॉबे राइनर का संबंध कैसे है? त्रिक नियम से है। इन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया और उन्होंने कहा कि बीच वाला जो तत्व होता है, इन दोनों का जो है औसत परमाणु भार होता है, इन दोनों का औसत परमाणु भार होता है। अब यहाँ ध्यान रखो, परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं, एक ही बात है। तो सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना है? 23 है। तो इन दोनों का ये औसत है। ठीक है, इतना ही आप पूछा जाता है। अब देखिए, कुछ समय बाद भूल जाओगे आप। हमने कहा 1 2 3, तुम भी कहो 1 2 3,
1 लिखा हुआ है, 2A लिखा हुआ है, 3A लिखा हुआ है। 1 2 माना डो, डॉबी राइनर, 3 त्रिक। डॉबी राइनर का संबंध है त्रिक नियम से। सोचो, आता ही है वो तो ऑप्शन में रहेगा त्रिक। क्या दिक्कत है बताओ, क्या भूल सकते हो हमारे द्वारा पढ़ाई की बातें? 1 2 3, 1 2 3 माने डॉबी राइनर त्रिक नियम से संबंधित हैं। अब अगले जो वैज्ञानिक हैं आपके न्यूलैंड हैं, इन्होंने ऑक्टेन रूल दिया था। क्या दिया था? ऑक्टेन रूल माने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी तत्व हैं जो संगीत के 8 स्वर होते हैं उसी के समान अपना व्यवहार प्रकट करते हैं। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। ऑक्टेन रूल का मतलब ये है कि यदि तत्वों को हम इस तरीके से बढ़ते क्रम में रखेंगे तो जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व से समानता रखेगा। जो 8वां तत्व दोबारा से यहां आ जाएगा तो इस प्रकार जो सारणी बनेगी वो एक दूसरे से समानता रखेंगे। लेकिन यह असफल हो गए थे कैल्शियम पर। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि जो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, इनका अष्टक नियम जो है किस तत्व पर आकर के फेल हो गया था, माने असफल हो गया था। तो बस यही पूछते हैं, कैल्शियम पर आकर के, कैल्शियम पर आकर ये अटक गया था और ये फेल हो गया था कैल्शियम पर। चलो, इतना हो गया आपका। आशा करते हैं आपको इतनी जानकारी जो है समझ में आई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और ध्यान रखें, पहले ही बता चुके हैं कि मेंडलीव तक जो वैज्ञानिक थे सभी परमाणु भार पर आवर्त सारणी बना रहे थे, इसलिए वो हमेशा फेल हो रहे थे। तो मेंडलीव ने क्या क्या किया? जो मेंडलीव थे आपके, मेंडलीव थे, इनका बहुत सम्मान है। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के पहले जो भी प्रयास किए इनको हम सभी को नमन करना चाहिए, क्योंकि मेंडलीव ना होते तो आधुनिक आवर्त सारणी नहीं आ पाती। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें 7 बच्चों आवर्त हैं और इसमें 9 समूह हैं। कुल तत्वों के बारे में इन्होंने बताया था कि 63 तत्व जो हैं आवर्त सारणी में रखे जा सकते हैं। तो 63 तत्वों के बारे में उस समय इन्होंने बताया था और इन्होंने बताया था कि पहला तत्व जो है इनकी आवर्त सारणी में वो आपका हाइड्रोजन से शुरू होता है और जो अंतिम तत्व है वो उन्होंने कहा था कि यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम। इन्होंने ये कहा था। अब देखिए, ये जानकारी भी अब भूल जाओगे, छोड़ दो, कुछ नहीं करो। हम है ना, हमने मंत्र पढ़ा, मंत्र हु सुन लिया आपने? हमने बोला कि मंत्र हु, मां से मतलब बच्चों जो है कि मेंडलीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। मंत्र 63 तत्वों के बारे में इन्होंने बताया। हु पहला तत्व, हु माने H हाइड्रोजन, अंतिम तत्व यूरेनियम। हमने ही तो बोला था कि मंत्र हु, पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम यूरेनियम। मंत्र हु। तो देखिए, मेंडलीव ने 63 तत्वों के बारे में बताया। पहला तत्व हाइड्रोजन है, अंतिम तत्व यूरेनियम है इनका। बस ये थोड़े किस में अटके मेंडलीव, ये हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन कहाँ रखी जाए, पहले समूह में रखी जाए
या लास्ट के समूह में रखी जाए तो मेंडलीव इस पे बहुत अटके, मेंडलीव इसमें बहुत अटके। तो यहाँ तक भी आपने समझ लिया। आशा करते हैं इतनी जानकारी आपने यहाँ समझ ली। अब हमने वो पहुँचने वाला कहाँ रख दिया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बात करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक, अब कुछ परिभाषा भी जान लो पहले। पहले मेंडलीव की परिभाषा जान लो, फिर दूसरी परिभाषा मोसले की बताते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लेना। ट्रिक वही है कि हमने बोला था कि मेंडलीव तक जितने भी तत्व हैं वो उन्होंने परमाणु भार पर व्यवस्थित किए। बस मोसले से यहाँ से खेल अलग शुरू हो जाता है। मोसले अब परमाणु भार ना कह के इन्होंने इसकी बात समझ ली, बस अब ये परमाणु क्रमांक पर आ गए और परमाणु क्रमांक पर रिसर्च करने लगे। ठीक, पूछा जाता कि कौन से फलाने फलाने परमाणु भार से संबंधित थे, कौन परमाणु क्रमांक से संबंधित थे। तो देखो ये परिभाषा मेंडलीव ने क्या परिभाषा दी आधुनिक आवर्त सारणी की। इन्होंने क्या दी, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। माने बाएं से दाएं तरफ आप आवर्त में जाओगे तो कुछ समय बाद आपको समान गुणों वाले तत्व मिल जाएंगे। ठीक, अब इनकी परिभाषा देख लो, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। हमने सिर्फ परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक बोला और मोसले की परिभाषा बता दी। मोसले ने कुछ सिद्धांत बताया था, आवर्त सारणी की परिभाषा नहीं कह सकते अपन इसको। ठीक है, तो मोसले ने क्या कहा आवर्त सारणी के बारे में, गुण के बारे में, ऐसा है। तो जब मोसले से संबंधित या मेंडलीव संबंधित टिप्पणी लिखने को आती है तो वो लिखना पड़ता है, 2 नंबर फ्री का मिल जाता है। तो दोनों के बारे में बता दिया हमने। कुछ समय बाद माने 5-10 मिनट बाद इसको हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। इतना बता दिया, कम शब्दों में बता दिया बच्चों, इसमें भी 2-2 दिन लग जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अब तो कान खोल करके सुनना इस चीज को। एक हम आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आ जाती है कि नहीं आती है, आपको 18 लाने लिखनी है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आई भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइनें बना रहे हैं। तो जो लाइनें क्या होती हैं बच्चों, आपको पता है, इस तरीके की जो लाइनें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ जो 13वां है तत्व वो इस तरीके से रहता है। बताओ इतने में आप क्या, आपकी बुद्धि खर्च हुई, क्या आपका दिमाग लगा? इतना तो आप ये करना नहीं है, ये लिखना थोड़ी है, वो तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं आपको।
वो समझाने के लिए आपको बना रहा है। यहाँ बच्चों जो पहला तत्व छोड़ो, अब फिर आवर्त सारणी आपकी इस तरीके से रहती है। यहाँ पे जहाँ दिमाग मत लगाना आप, अब दिमाग लगाओ कि सर हम कैसे बनाएंगे, परीक्षा में ये नहीं पूछी जाती कुछ। देखिए, तो आपका यहाँ पर जो पहला समूह है ये आपका दूसरा समूह है, यहाँ आपका तीसरा समूह हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया। लिख लेते हैं इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोटा कर दो 11 और 12। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, ये सब छोटी चीज़ें हैं, नहीं आप घबराओ बना मतलब कि क्या बना रहे, भाड़ में जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, बस वो गारंटी हमारी है, क्या क्या करेंगे हम। देखो, यहाँ आपको ये समझना है कि पेपर में ये आता है कि अब इनको पता ही है आपको इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इन लाइनों का नाम क्या है, इन लाइनों का नाम है समूह। पेपर में आएगा, जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है, ये पूछा जाता है। तो जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आप सोचो, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब वो लंबा है तो दूर से दिख रहा है कि तुम बड़े हो, ऐसे तो दिखते हो, तो ऐसे तो दिखोगे आप, आदमी को आप ऐसे तो दिखते हो कि बड़ा आदमी है, तो इसी तरीके से अपन दिख रहे हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का जो आकार है क्या होता है, बढ़ता है। आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक। आकार क्या होता जाता है, बड़ा। ध्यान देते जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब यदि हम जो 13 के लिए बात नहीं है, इस सबके लिए बात है, इस सबके लिए बात है। अब यदि हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो जो आकार है आपका वो घटता है। इसको कैसे याद रखोगे आप, बाएं से दाएं तरफ चलोगे तो समझो, आपके सामने दो लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, दो लोग हैं आपके पास, बराबर आकार के हैं। एक व्यक्ति मोटा है, तो दूर से देखोगे तो आपको मोटा व्यक्ति छोटा लगता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं तरफ क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ। तो आकार जो है घटता है, बाएं से दाएं तरफ आकार घटता है। याद कर लिया, एक याद कर लो, ऊपर से नीचे को जाते तो आकार बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं तो पहले बच्चों यहाँ पर अपना हाइड्रोजन तत्व है, पहला अपना, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ रुबिडियम है, यहाँ सीजियम है, यहाँ फ्रेंसियम है। देखते जाना, अब पेपर में आएगा कि बताओ फ्रेंसियम बड़ा है, सीजियम बड़ा है, फ्रेंसियम बड़ा है, हाइड्रोजन बड़ा है कि लिथियम बड़ा है, लिथियम बड़ा है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो आकार बड़ा। ये याद नहीं करना, ट्रिक्स से बताएंगे, उंगलियों पर आपको याद कराएंगे, सभी क्रम से, घबराने आपको नहीं है, ठीक है। दूसरे समूह होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। अब 13वें समूह की बात कर लेते हैं अपन, हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से ही रहते हैं। ज़्यादा नहीं बता रहा आपको, एक एक से बताएंगे तब याद करवाएंगे। अब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा कि बताओ बेरिलियम बड़ा है या बोरॉन बड़ा है। इसका आंसर आप कमेंट में देना कि सर ने पूछा है कि बेरिलियम बड़ा है या बोरॉन बड़ा है, यहाँ हम बता चुके हैं।
एक बात खत्म। दूसरी बात आती है आपकी आयनन ऊर्जा। क्या? आयनन ऊर्जा। बाएं से दाएं तरफ जाते तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा जो है बच्चों बाएं से दाएं तरफ जाती है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ऊपर से नीचे को जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। देखो यहां इसको कैसे समझोगे कि आपके परमाणु है, यहां हमने अब ये बेरिलियम है, छोटा है बड़ा है बताओ? बाएं से दाएं तरफ जा रहा है तो आकार घटता है, तो बेरिलियम ये बड़ा हो गया। और बोरोन की बात करें तो बोरोन सिंपल सी बात है, छोटा हो गया अपने सिद्धांत के हिसाब से। अब जो आयनन ऊर्जा है बच्चों बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होती जाती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है यदि हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो। अब आयनन ऊर्जा जो है बोरोन की ज्यादा क्यों है और बेरिलियम की कम क्यों है? किसी भी तत्व के लिए लागू हो सकती है। हम कहें स्ट्रोंशियम की बताओ और इंडियम की बताओ किसकी ज्यादा है, तो समझो आयनन ऊर्जा पहले होती क्या है। आयनन ऊर्जा माने होता है आयन निकालना, आयन निकालना। अब देखिए ये जो बेरिलियम है इसका आकार बड़ा है, बोरोन का आकार छोटा है। अब ये दो परिवार हैं, एक बेरिलियम का परिवार है, एक बोरोन का परिवार है। बड़े परिवार के सदस्य को अपनी तरफ तोड़ सकते हो वो आसान है, या छोटे परिवार का कोई सदस्य आप तोड़ रहे हो, घर में लड़ाई करा रहे हो, वो आसान है। इसके घर में माना कि 5-6 कमरे हैं, इसके घर में एक ही कमरा है। अब आप बार बार जा रहा है कि इसको हम पोर्ट ले आवें, परिवार छोटा है, सब लोग बैठे हैं, तुम आज गए, सब परिवार के सदस्य हैं, इसको तुम मतलब तोड़ ही नहीं पाओगे, इसके कान तुम भर ही नहीं पाओगे क्योंकि छोटा है। तो माने इसकी आयन निकालने के लिए, आयन माने इसका रुपया पैसा, इससे लेने के लिए, बेला फुसला कर इसका रुपया लेने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यदि किसी का परिवार बड़ा है, वे अपने आप में ध्यान नहीं रख पा रहा, तो अकेले में मिल गए और तुमने पोट लिया, हमें 5,000 रुपये दे दो, फिर का कोई लौटा रहा है। माने आयन निकालना है। तो आयन ऊर्जा की परिभाषा देख लो, लिखना परिभाषा इसको अपने नोट में। आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। माने जेब में कोई रुपया रखे हैं, अगर अब वो हमारा रुपया लेना चाहता है, हम छोटे परिवार हैं तो हमको तोड़ नहीं सकता है, बड़े परिवार बिखर जाते हैं, छोटे परिवार नहीं बिखरते हैं, तो आयन ले नहीं पाओगे। आयन माने पैसा रुपया, वहां से आएगा ही नहीं। तो छोटे तत्वों की आयन ऊर्जा अधिक होती है। दूसरी बात ये समझिए। अगली बात देखो, अगली बात यह है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऋण विद्युतता किसकी ज्यादा होती है। ऋण विद्युतता किसकी ज्यादा होती है। फिर आती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होती है। ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर प्रश्न आएगा कि धनात्मकता, इसके बारे में बताओ क्या होता है, इधर से उधर जाते तो क्या होता है, घबराना नहीं। ऋण विद्युतता क्या है? किसी परमाणु की वो आदत है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। यदि आप बच्चों यहां चले जाओ, यदि आप इस गली में चले जाओ क्लोरीन गली में, तो भाई साहब फ्लोरीन इतना पावरफुल है कि इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेता है। कोई भिखारी भी इस गली में पहुंच जाए तो इलेक्ट्रॉन माने उसके रुपया छुड़ा लेता है। तो फ्लोरीन की ऋण विद्युतता बहुत ज्यादा है। प्रश्न आता है, हर साल आता है, फिर आएगा कि बताओ पूरे तत्वों में 118 तत्वों में किसकी ऋण विद्युतता ज्यादा है।
फ्लोरीन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है। तो एक बात समझ गए कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ आप जाते हो, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ तुम चले गए, बाएं से दाएं तरफ चले गए तो ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है, ऋण विद्युतता का मान जो है बढ़ता है। ठीक, बाएं से दाएं तरफ जाते हो तो ये हमने इसको ऐसे बता दिया। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखो, बाएं से दाएं तरफ जाते हो तो भी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ये भी देखिए हमने आपको बता दिया। अब विद्युत धनात्मकता देखो, तो जो विद्युत धनात्मकता है, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो विद्युत धनात्मकता का मान घटता है। ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक जैसी लग रहा है बोलवे में, तो समझ जाना कि बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो दोनों को मान इनके बढ़ेंगे। नोट्स बनाते जा रहे हो। विद्युत धनात्मकता देखो, बाएं से दाएं तरफ जो है कम रही, बाएं से दाएं तरफ जा रहा है तो ये कम रही, लेकिन किसी भी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है। तत्व जितना बड़ा होता जाता है, माने आप ऐसे समझो इसको कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया, पैसे वाला हो गया, तो उसके पास धन ज़्यादा आ जाएगा। और हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी समूह में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर तुलना करोगे तो नीचे वाला तत्व है ऊपर की तुलना में बड़े आकार का होता है। जब कोई बड़ा आदमी है, बड़े आकार का है, तो उस पास धन भी ज़्यादा होगा, पैसा भी ज़्यादा होगा। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, बताओ कि सीजियम ज़्यादा विद्युत धनात्मक है कि फ्रेंसियम है, तो फ्रेंसियम ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। परीक्षा में हम आपसे पूछें, बताओ, कमेंट में जवाब देना, बेरिलियम ज़्यादा विद्युत धनात्मक है या मैग्नीशियम ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। आपका जवाब होगा कि मैग्नीशियम सर ज़्यादा विद्युत धनात्मक है, क्योंकि यह बड़ा है, इसके पास ज़्यादा धन होगा, पैसा हो गया। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए। तो ऋण विद्युतता फ्लोरीन की ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा, ये भी आप इसको नोट कर लेना। बस हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब आप अगली बार जब मिलेंगे हमसे तो चुटकियों में, उंगलियों पर हम आपको सभी तत्वों के नाम बेहतरीन ट्रिक्स से याद करा देंगे जो आप डेली बोलते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कुछ हम पूछ रहे हैं आपसे, कमेंट में जवाब जरूर देना कि यहाँ हम कुछ लिख दे रहे हैं। 16 का पहला तत्व ऑक्सीजन होता है या कार्बन होता है या नाइट्रोजन होता है। हमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बोरोन बड़ा है या क्लोरीन बड़ा है, कमेंट में जवाब दें। दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम बड़ा है या ये इंडियम बड़ा है, ये हो गया अपना। फिर हम आपसे अगला प्रश्न ये कर रहे हैं कि लिथियम की ऋण विद्युतता ज़्यादा है, फ्लोरीन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है। इसका भी कमेंट में जवाब दें, या ग्रुप जो अपना हैगा व्हाट्सएप वाला उसमें जवाब दे देंगे आप। ये हो गया आपका। और इनके जो पहले तत्व हैं वो हम सब बताएंगे आपको। चौथे का टाइटेनियम था, 5वें का वेनेडियम था, 6वें का क्रोमियम होता है, 7वें का एक मोलिब्डेनम होता है, 8वें का आयरन होता है, 9वें का आपका कोबाल्ट होता है, 10 का निकेल है आपका, 11 का यहाँ कापर होता है, 12 का यहाँ जिंक होता है। चिंता नहीं करो, सब बताएंगे हम आपको, ट्रिक्स से बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें और खुश रहें।